अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, मुज़ाहिमत से मुफ़ाहिमत, मुफ़ाहिमत से दोबारा मुज़ाहिमत। कायद नून लीग नवाज शरीफ अपने 2017 वाले बयानिए पर वापस जाते महसूस हो रहे हैं। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से उन्होंने एक खिताब किया, उन्होंने उसमें कुछ शिकवे शिकायत दोहराए। नवाज शरीफ ने कहा कि जी मुझे हटाकर किसको लाए, ऐसे बंदे को क्यों ले आते हैं जिसको सिवाय गाली के कुछ और करना ही नहीं आता। इसको लाने वाले भी मुल्क की तबाही के उतने ही जिम्मेदार है जितना वो खुद है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप मेरी वज़ारत उज़्मा के साल गिने, यानी आवाम को उन्होंने मुखातिब किया, उन्होंने कहा कि अगर मेरी वज़ारत उज़्मा के साल आप गिने तो इसके मुकाबले में मेरी जेलों मुल्क बदरी के साल गिने तो शायद मेरी मुल्क बदरी और जेल की मुद्दत ज़्यादा लंबी होगी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज तक मुसलसल मेरे खिलाफ और मेरी पार्टी के खिलाफ सज़ाओं का जो सिलसिला चलता आ रहा है, अब वो कुछ ही दिन पहले ख़त्म हुआ और ये सब बिला वजह हुआ। उन्होंने कहा कि जी मुझे इसकी कोई वजह समझ नहीं आती। तो क्या वोट को इज्जत दो की तरफ वापसी का सफ़र शुरू कर दिया गया है नवाज शरीफ साहब की जानिब से? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार राकिब साहब, राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर तजियाकार डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, जब नवाज शरीफ लैंड किए थे लाहौर में, मीनार पाकिस्तान से जलसा उन्होंने किया, उन्होंने खिताब में कहा था कि जी मैं माजी को भुला देना चाहता हूँ, किसी से बदला लेने की कोई ख्वाहिश नहीं है, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। अचानक उस मुफाहिमती अंदाज से दोबारा मुज़ाहिमती टोन वापस आ जाना, क्या वजह है इसकी? इससे पहले कि मैं आपको रामीन इसकी वजह बताने की कोशिश करूं, मैं ज़रा अवाम की तरफ से उन अवाम की मुस्तकिल मिजाजी पे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। जी। एक नौजवान जब छठी मरतबा मैट्रिक में फेल हुआ ना, तो उसके वालिद ने उसको बुलाया, उसने कहा यार ये तुमने क्या मजाक बनाया हुआ है, हर दफ़ा इम्तिहान देते हो, मैं फीसें देता हूँ, तुम हर दफ़ा फेल हो जाते हो। तो उसने कहा कि अब्बा जी बाकी बातें तो बाद की हैं, ज़रा मेरी मुस्तकिल मिजाजी तो देखिए ना। अच्छा, अब ये मुस्तकिल मिजाजी जो है ये कुछ ऐसी है मेरे अवाम की कि हर दफ़ा उनको ख्वाब दिखाया जाता है, हर दफ़ा उस ख्वाब के उसकी तकमील के उस हिसाब किताब में पड़ जाते हैं और फिर इलेक्शन होते हैं और वोटिंग वगैरह। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। जी। नफ्सियात में इसका जो जवाब है वो ये है कि आदमी के साथ अगर कोई ज्यादती हुई हो तो मुझे क्यों निकाला, मिसाल के तौर पे, तो वो इसकी वजह जानना चाहता है। और ये क्वेश्चन नवाज शरीफ साहब का जेन्युइन क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है, कि उनको क्यों निकाला, क्योंकि वो अपने तय समझते हैं कि उनको निकालने का कोई सबब या वजह बनती नहीं थी। ये तो हो गया नफ्सियात में। सियासत में इसका जवाब जो है वो जरा उसमें मुझे लगा कि वो एक पैगाम दे रहे हैं। अच्छा, किसको? कि मेरे साथ ये हुआ था, मुझे निकाल दिया गया, अब मुझे वापस लाया जा रहा है, आइंदा मेरे साथ ऐसा ना हो। ये जवाब उन्होंने ये एक किस्म का पैगाम दिया है उन लोगों को, खासतौर पे अदलिया को, जो उन्होंने खास नाम किया, जजों को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो मेरे खिलाफ फैसला देते। तो ये दोनों तरफ से उन्होंने सियासत के मैदान में एक बड़ा अहम पैगाम दिया है, क्योंकि लग यही रहा है कि यानी अगली हुकूमत जो है उसमें कदीनस कयास यही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत करेंगे। अब यह है कि 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पाकिस्तान के एक बहुत जय्यद, बहुत ज़्यादा ज़ीरक सियासतदान हैं नवाज शरीफ साहब। अब उनसे ये तवक्को रखना कि उनको पता नहीं चला अभी तक कि जी उनको क्यों निकाला गया या अब क्या सूरत हाल होगी, तो ये मैं नहीं मानता। मैं उनके जो है वो मद्दाहों में से एक हूँ। मुझे पता है कि 3 दफ़ा अगर एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो कुछ ना कुछ तो खुसूसियात हैं। अब होता यूँ है कि माजी की ज़्यादतियाँ याद करके या याद करा के तो हम थोड़ी सी हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे इलेक्शन के जब दिन नज़दीक आते हैं। मिसाल के तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, क्यों दी गई? बीबी शहीद हो गई, क्यों शहीद हो गई? ठीक है जी। और मेरे तो हाथ बंधे थे, मुझे तो हुकूमत करने ही नहीं दी गई। यानी पौने 4 साल के बाद मुझे ये ख्याल आया कि मैंने तो कोई फैसला किया ही नहीं। तो आवाम को ये बताना कि अच्छा भला सब कुछ चल रहा था और वो एकदम से रोक दिया गया, मुझे निकाल दिया गया वगैरह वगैरह, ये नुस्खा जो है जिसको कि राव साहब कहते हैं चूरन, ये नुस्खा जो है ये बिकता है, ये चलता है और वो नुस्खा चलाया जा रहा है। अब दोनों तरफ से भी आप देखेंगे कि यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ इसी किस्म के बयानात वगैरह जो हैं वो आएंगे। अब वोट को इज्जत दो की जो आपने बात की है, उस बयानिए की तरफ वापस जाना
या उसको नए सिरे से पेश करना मेरे ख्याल में मुमकिन इसलिए नहीं है कि कुछ चीजें तय हो चुकी हैं कि आपने इन हालात में रह के अब जो है वो चीजें आगे बढ़ रही हैं। मुल्क हमें किस हालत में मिला, अपनी कोताहियों को छुपाना है, आइंदा उनको अगर नजर आ रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, या जिस तरह के मेरी अपनी राय है कि हो सकता है कि नून की हुकूमत हो, मेजॉरिटी में हो, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर और हो, तो उस प्राइम मिनिस्टर को कम से कम एक रेज़ां दख्त, जिस तरह फ्रेंच में कहते हैं ना, कि कोई रीजन ऐसा होना चाहिए कि वो बता सके। पहला रीजन ये होगा कि हमें पहले तो निकाल दिया गया, दूसरा रीजन ये होगा कि जिस हालत में हमें मिली हुकूमत, उसमें पीडीएम का जिक्र नहीं होगा, याद रहे वो 16 महीने का जिक्र नहीं होगा, उसको तो इन्होंने अगर मजबूरन करना भी पड़ा तो दूसरी पार्टी पे डाल देंगे, जो कि एक आसान तरीका है। असल चीज क्या है रामीन? असल चीज ये है कि आपने माजी की बातों को खत्म करना है, एक माशी प्लान देना है और वाकईतन मुस्तकबिल का सोचना है कि ये हमने किस तरीके से इस हुकूमत, बजाय इसके कि हम दलीलें दें कि हमारे साथ ये हुआ, बजाय इसके कि हम दलीलें दें कि हम इस वजह से नहीं कर सके, हमें ये देखना है कि इस अवाम के लिए हमने आइंदा क्या लाहेअमल तय किया है और वो प्रैक्टिकल लेवल पे हो और कुछ ऐसा हो कि वाकई फलाह व बहबूद की बात हो। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, अभी तक जाहिर है हमने जितनी भी तकारीर सुनी है नवाज शरीफ की, वापस जब आए तो एक दो ही तकारीर उन्होंने की हैं, लेकिन उसमें सारी जो अटैम्प्ट है वो हमदर्दी लेने पर है कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमें हुकूमत नहीं करने दी गई, उसकी वजह से मुल्क का ये हाल हुआ। हमदर्दी की बुनियाद पर ही बयानिया बनेगा इस दफ़ा, या फिर आवाम के लिए करना क्या है इस पर भी कभी बात की जाएगी? मैं इस पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं बता दूं कि जो अप्रैल 2022 में जिस जाल में पीडीएम को फंसाया गया है वो उसमें फड़फड़ा रही है, उसकी सारी जमातें जितनी वो पीडीएम की थी और बुरी तरह फड़फड़ा रही हैं। कभी वो मिन्नत तरला करते हैं, कभी वो धमकी लगाते हैं, कभी बढ़के मारते हैं, कभी रोना धोना शुरू कर देते हैं, तो वो हलकान हो रहे हैं। अब उनकी हिम्मत जवाब देती जा रही है। इसलिए ये डेस्परेट किस्म की बातें, मियाँ साहब से ज़्यादा वो जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुने, उसमें आपको पता चलता है कि वो उनकी समझ नहीं आती वो कहना क्या चाह रहे हैं। कभी वो इंटरनेशनल पावर्स को ताने देते हैं, कभी साबिक वज़ीर आज़म को दोबारा से लाडला करार देते हैं, कभी अदलिया के उसी उनके हवाले से, साबका लाडले के हवाले से अदलिया पे भी सवाल उठाते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं। तो वो मसला ये है कि ये इन्होंने गलतियों पे गलतियां की हैं, हुकूमत को हटाना, फिर अपनी हुकूमत लाना, और 16 माह की हुकूमत में जिस तरह से जो मसाइल पैदा हुए, जो प्रॉब्लम पैदा हुए, उससे सारा हुआ है। ये जितनी जल्दी अवाम के पास चले जाते ये इनके मसला हल हो जाना था। अब जो बीमारी ये लाहक है इनको, इसका इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। इसका इलाज सीधा सीधा है कि अपनी सियासी अप्रोच जो है उसका पोस्टमार्टम करें, ये बैठ के सोचें कि हमने कौन सी सियासी अप्रोच अपनाई जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। यहीं से आपके सवाल का जवाब शुरू होता है जी कि इतना अरसा हो गया, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, उसमें वादे भी किए, उसमें फैसले भी किए, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आप क्यों घबराते हैं? आप क्यों हौसला नहीं करते? आप क्यों अवाम पे यकीन नहीं रखते? आप क्यों अपनी सियासी जमात के अंदर जो लीडर है आपके, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, चाहे मिफ्ता इस्माइल है, चाहे चौधरी निसार है, चाहे और जो साथी हैं आपके, उनको आप बिठा के खुल के उनके सामने दिल की बात करें, बैठें, उनको कहें ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। जरदारी साहब को बिठाएं, अपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को बिठाएं, सबको पता है कि किस तरह से मसाइल पैदा होते हैं, किस तरह से मसाइल हल होते हैं। ठीक है, तो उनको बिठा के अपना खुल के दिल की बात करें, फिर अवाम के सामने खुल के दिल की बात करें। ठीक है, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर किया है तो उसके नुकात पे अमल करें, ये मसाइल हल हो जाएंगे। वरना अगर हमने इसी में घूमते रहना, इसी चक्कर में कोल्लू के बैल की तरह, तो ये तो कभी नहीं होंगे। कभी किसी को वोट की इज्जत का मसला पड़ा होगा, कभी किसी दूसरी पार्टी को पड़ा होगा। कभी एक पार्टी कहती है वाह वाह क्या ज़बरदस्त इलेक्शन हुए, दूसरी पार्टी कहती है नहीं जी ये तो बड़ी आरओ का इलेक्शन था, धांधली होगी, जुर्लू फिर गया। फिर दूसरी पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो वो अपोजिशन रौला डालना शुरू कर देती है, जिसको पिछले इलेक्शन बड़े साफ शफाफ नज़र आते थे, नए वाले उनको ठीक नज़र नहीं आते थे। वापस जो जाने की कोशिश हो रही है बुनियादी तौर पे, वो कामयाब इसलिए नहीं होगी कि वो नैरेटिव तो कोई और हाईजैक कर चुका है। जो इंतखाबी नैरेटिव होना चाहिए, वोट को इज्जत दो का, या अवाम पे जो इन्हिसार करने की बात है, और या कोई आप कह लें कि
मैं नहीं समझता एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई मूव करने की कोशिश करेंगे मियां साहब, या ऐसी कोई जरूरत भी है उनको। वो तो उनका स्टाइल भी ना, इख्तिदार से पहले तो नहीं करते, इख्तिदार के बाद वो दिखाते हैं मुझे जेस्चर्स, जारहाना जेस्चर्स। मुझे लग ये रहा है कि अंदरूने खाना इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग्स सियासी जमातों की या दूसरे किसी और सतह पे, उस अंडरस्टैंडिंग में कोई उनको प्रॉब्लम नजर आ रही है। और जैसे कि हमें खबरें मिल रही हैं कि शायद 8 फरवरी का इलेक्शन मियां साहब ना लड़े, बाद में लड़े, स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उनके अपने लीडर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बिल्कुल। कोई इस किस्म की बातें आ रही हैं। फिर जावेद लतीफ़ ही नहीं बल्कि अपने हमायती कुछ हमारे साथी जो सहाफ़ी साथी हैं, उनके ज़रिए ये मैसेजिंग देना प्रोग्रामों में कि फ़लाँ अहम ओहदे पे हमारी वजह से आप बैठे हैं, तो यानी उनको बताना, एहसान जताना, तो ये बातें ये काम नहीं करेंगी। काम वही करेगा नुस्खा, अवाम के वोट से आपने आना है, अवाम के पास जाएंगे और उससे पहले अपनी जमात के अंदर आप इसको आप जो है ना कैथारसिस करें, अपना सीना खोल के उनके सामने रखें और उनसे पूछें कि जी हमें किस तरह इससे निकलना है। अगर इस दफ़ा हुकूमत नहीं भी मिलती कोई मसला नहीं, आप आगे जाके कामयाब होंगे, आपको इज्जत मिली है, 3 दफ़ा मिली है और अवाम ने दी है, अवाम 4थी दफ़ा भी दे देगी अगर आप अवाम पे यकीन रखें। अवाम पे अगर यकीन रखें तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है क्या वजह रिवर्ट बैक करने की, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, क्या कोई और ऑप्शन नहीं है, क्या कोई और बयानिया नहीं बन पा रहा है इसलिए उस तरफ वापस जाना पड़ रहा है, या फिर उनको वही बात जैसे राव खालिद साहब ने कहा, नजमुल साकिब ने कहा कि अभी भी खदशात हैं और किसी को पैगाम दिया जा रहा है इस बयानिए की तरफ हिंट करके? देखिए, इसके एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट 3 पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि अभी जो गुफ्तगू हुई उससे मैंने ये सीखा और समझा कि देखिए, अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें, सियासी तारीख और खुसूसन जमहूरियत की तारीख, तो उसमें हर इलेक्शन से पहले हर बड़ी पार्टी का जो बयानिया है वो ग्रीवेंस के ऊपर मबनी होता है, होप से ज्यादा। अच्छा, ये बुनियादी बात है। और 3 तरह के ग्रीवेंस आपके नैरेटिव में आपको नजर आते हैं, और ये कोई खुसूसन नून लीग की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, पीटीआई की बात नहीं है। मैं समझता हूँ भुट्टो साहब की सियासत से लेके आज तक उसके अल्फाज और आर्गुमेंट बदलते रहते हैं, लेकिन कोर जो कंसर्न होते हैं ना वो 3 ही होते हैं जो जिससे ये नैरेटिव डेवलप किया जाता है। एक आलमी साजिश का बयानिया होता है, या ये होता है कि जी देखें बड़ी ताकतें जो है ना वो उनके किरदार के ऊपर तशवीश का इजहार किया जाता है। दूसरा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है। तीसरा पिछली हुकूमतों को नाकामी और लैक ऑफ गवर्नेंस, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट का मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है। अगर मैं गलत हूं तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, लेकिन क्या ये रीजन खुद ही प्रोवाइड नहीं की जाती इन पॉलिटिशियंस को भी? डेमोक्रेटिक सिस्टम वाकई क्योंकि इतना कमजोर है, वजारतें उज़्मा नहीं पूरी हो पाती, टेन्योर्स पूरे नहीं हो पाते, वो रीजन प्रोवाइड कर दी जाती है ना। तो देखें, ये तीनों चीजों का होना बड़ा जरूरी है सियासी पार्टीज के नैरेटिव में, ताकि वो जो अगर वो अवाम की, इससे उनके 2 फायदे होते हैं। इसकी वजूहात बताना ज्यादा जरूरी है मैडम। पहली बात ये है कि ये प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स को। अच्छा, ये प्रीएम्प्टिव बयानिया होता है कि अगर आप हमें वोट ना दें तो हम आलमी साजिश या एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम कर देंगे। सही है। और अगर हम इलेक्ट हो भी गए आपके वोट से और परफॉर्म आपकी तवक्कुआत और उम्मीदों के मुताबिक ना कर सके तो फिर भी हम आलमी ताकतों और एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम कर देंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, ठीक है। तो ये इसके पीछे जो मफादात और मकासद हैं और जो हिकमत अमली है और दानिशमंदी है, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब हम आते हैं कि नून लीग और नवाज शरीफ साहब के बयानिए में और बाकी पार्टीज के बयानिए में इस वक्त क्या फर्क है और क्यों फर्क है। वो फर्क ये तीनों चीजें हर पार्टी करती है जो मैं ऑलरेडी आपको बता दूं। ठीक है। अब इस दफा मैं समझता हूँ मियां साहब अपने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव तजुर्बे हुकूमत में आने और हुकूमत से जाने की बिना पे थोड़ा सा एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रहे, बल्कि थोड़ा सा शिकवा कर रहे हैं कि देखें, मतलब मैं अगर मुझ पे ही एस्टेब्लिशमेंट और अवाम और वोटर्स ने ट्रस्ट करना है तो फिर मतलब
मुझे 3 दफा क्यों निकाला गया, पहली बात तो। लेकिन जो टोन है ना, जो नुआंस है, अल्फाज का चुनाव है, जो उसमें आपको नून लीग के और पीपल्स पार्टी में 2 फर्क नजर आएंगे। ठीक है, आप देखें बिलावल साहब को देखें, उनकी पोजीशन, उनका स्टाइल, उनकी टोन, उनका नुआंस जो है वो ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा क्रिटिकल है टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट एज कंपेयर टू नून लीग। अच्छा, उसमें उनकी ऑब्वियसली उनका सियासी मफाद ये पिन्हा है कि चूंकि वो भी अभी पीडीएम में इख्तिदार में शरीक रहे हैं, तो वो जल्द अज जल्द उस बैगेज से अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं और अपने आप को, अपनी जो लेफ्ट ऑफ सेंटर जो वोट बैंक है, लिबरल वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी का ट्रेडिशनल जियाला, उसकी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को रीगेन करना चाहते हैं, जो कि पीडीएम में शरीक होके किसी हद तक उन्होंने लूज किया है। इसलिए कि ट्रेडिशनली 50 साल में एंटी एस्टेब्लिशमेंट और लेफ्ट ऑफ सेंटर लिबरल बयानिया हमेशा बनाया है पीपल्स पार्टी ने। तो उस जियाले कल्चर को, उस रोटी कपड़े मकान के ख्वाब को और आम गरीब आदमी को रोटी देना और गरीब आदमी को सरकारी मुलाजमतें देना, वो उसका ट्रेडिशनल एक मैं समझता हूँ कि सियासी हिकमत अमली का हिस्सा रहा है। तो उसको रिवाइव करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा वो ज्यादा खुल के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अलबत्ता एक और एस्पेक्ट जो इंटरेस्टिंग है कि वो थोड़ा सा नून लीग और दीगर पार्टीज पे भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि नून लीग आप नोटिस कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रही जितना कि पीपल्स पार्टी कर रही है। बिल्कुल ऐसे। तो ये वो मामलात हैं जो कि मैं समझता हूँ अगले आने वाले दिनों में, लेकिन मेरी तवक्को ये है कि ये इंटेंसिटी और क्रिटिसिज्म बिटवीन पार्टीज ऑब्वियसली इलेक्शन के करीब जितने दिन आते जाएंगे मजीद उसमें इजाफा ही होगा, क्योंकि आपको क्रिटिसाइज करना होगा। लेकिन मेरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये मशवरा है सिंसियरली एज अ पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनालिस्ट कि वो ग्रेजुअली इस पॉलिटिकल लेगेसी और ट्रेडिशन के आप ग्रीवेंस के ऊपर मबनी जो बयानियां है उसको होप और अपॉर्चुनिटी से बदलने की कोशिश करें कि आपकी पार्टी आवाम को वो क्या होप और प्लान और अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है जिसकी वजह से आपको वोट दिया जाए, सिर्फ ग्रीवेंस और कंसर्न के ऊपर रिलाय ना किया जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ गए हैं। हुकूमत बनने की बातें हो रही हैं मुल्क में, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। एक तरफ नून लीग सादा अक्सरियत हासिल करने के दावे कर रही है, तो दूसरी जमातें जिनमें पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है मखलूत या कौमी हुकूमत बनने की पेश गोई कर रही है। एक इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि जी मैं नहीं समझता कि आइंदा इंतखाबात में कोई भी जमात अकेले 172 नशिस्तें ले सकती है, ना मुस्लिम लीग नून ले सकती है, ना मौलाना साहब ले सकते हैं, ना कोई और जमात ले सकती है और ना ही हम ले सकते हैं, यानी ना ही पीपल्स पार्टी ले सकती है। तो ये एक इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। दूसरी तरफ साबिक अपोजिशन लीडर और नून लीग के अब अपने रहनुमा राजा रियाज साहब भी ये कह चुके हैं कि जी कौमी हुकूमत बनानी ही पड़ेगी, पाकिस्तान का फ़ायदा ही कौमी हुकूमत में है जिसमें सब एक पेज पर बैठें और हुकूमत में शामिल हों। जबकि मुस्लिम लीग नून के अपने सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ ने एक बयान में कहा कि आम इंतखाबात में नून लीग से 130 से ज़ायद नशिस्तें लेने की अपोजिशन में है, लेकिन इसके बावजूद कौमी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश है ताकि तमाम सियासी जमातें मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालें। अब इसका फ़ायदा क्या होता है एक सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, इसी पर बात कर लेते हैं। राव खालिद साहब, मखलूत हुकूमत मुल्क के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है, रोशनी डालिए ज़रा। देखिए, मखलूत हुकूमत अभी गुजरी है पीडीएम की, अगर तो वही बननी है तो फिर आप फ़ायदा देख ले क्या हो सकता है उसमें। सही बात है। और दो बातें हो रही हैं असल में, एक मखलूत हुकूमत की हो रही है, एक हो रही है कौमी हुकूमत। बिल्कुल। अच्छा, कौमी हुकूमत एक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है सब्जेक्ट, उसमें आल इंक्लूसिव कह लें, इस तमाम जमातें शामिल हों और किसी कौमी एजेंडे के ऊपर और वो बने हुकूमत, और उसमें लेकिन वो इंतखाबात से कबल ही हो सकती है। इंतखाबात के बाद तो जो रिज़ल्ट आएंगे उसके मुताबिक होगा। जो मखलूत हुकूमत है वो इंतखाबात के बाद जो नताइज आएंगे
जो एस्टिमेट किया जा रहा है, अब मुझे पता नहीं आसिफ जरदारी साहब का अंदाज़ा दुरुस्त है या राना सनाउल्लाह साहब का अंदाज़ा दुरुस्त है। अगर राना सनाउल्लाह साहब के दावे की तरफ जाएं तो वो तो 125 सीटों की बात कर रहे हैं पंजाब से, तो इसका मतलब ये है कि 125 सीटें अगर आती हैं तो जो रिज़र्व सीट्स हैं 72, उसमें से तकरीबन आधी सीटें उनको मिल जाएंगी, तो वो 35-36 सीटें वो डाल के ये कोई 160-65 के करीब चले जाएंगे, तो बहुत थोड़े से लोगों की ज़रूरत होगी, एक आध पार्टी की ज़रूरत होगी, तो उनको किसी पीपल्स पार्टी या किसी और का मरहून मिन्नत नहीं होना पड़ेगा। तो पीपल्स पार्टी को पता है, उनको पता है सिंध में वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन बाकी जगहों पे उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल सकती। बलूचिस्तान में थोड़ा सा, केपी में, पंजाब में 3-3, 4-4 सीटें करके तो वो थोड़ा 50-60, 50 या 45-50 के फिगर पे पहुंच जाएंगे, ये अंदाज़ा। इसी तरह वो पंजाब में भी उनका अंदाज़ा यही है कि PMLN जो है वो 60-70 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी, और ओवरऑल मिला के वो सारे ये 2-3 पार्टियां मिल के JUIF जिसमें होगी और MQM होगी, फिर बाप पार्टी जैसे है वो अगर इत्तेहाद में आ जाती है, और ये मिला के फिर एक वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जो एक मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हकीकत के करीब आसिफ जरदारी साहब का तज़िया है। अच्छा, लेकिन ये जब अब मराहल तो बहुत से, अभी तो इलेक्शन की डेट सिर्फ आई है, शेड्यूल नहीं आया, शेड्यूल आएगा, उसके बाद इलेक्शन में इत्तेहाद उस वक्त तक किस किस्म के बनते हैं, कैंपेन किस किस्म की होती है, फिर सबसे बड़ा फैक्टर जो है, फैक्टर कह लें या एक इशू कह लें, PTI का है कि वो कहाँ होगी, बैलेट पेपर पे होगी नहीं होगी, फील्ड में होगी नहीं होगी, उसकी लीड कौन कर रहा होगा, क्या उसके चेयरमैन जलसे कर रहे होंगे बाहर निकल के, या अभी वो जेल में ही होंगे, क्वालिफाई होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे। तो ये बहुत से फैक्टर हैं जिन्होंने इलेक्शन में रोल प्ले करना है। लेकिन अगर मखलूत हुकूमत बन जाती है और इन्हीं जमातों की बन जाती है, PTI मेरा नहीं ख्याल के उसमें आएगी किसी सूरत भी इनके साथ, क्योंकि उनका तो नैरेटिव ही इनके टोटल खिलाफ है। हाँ, बिलावल अगर हों फ्रंट लीडर उसमें, तो फिर मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के साथ PTI अपोजिशन में बैठे हैं, और ठीक है बिलावल, फिर उनका एक अलायंस अपोजिशन में हो सकता है, हुकूमत में उस तरह से नहीं हो सकता। तो ये बड़े बराहिल है अभी इसके, और अल्लाह ना करे कि वो पहले जैसी हुकूमत बने, ये मखलूत अगर बने भी जो अवाम की खिदमत करे, ना कि उनके लिए मसाइल पैदा करे। नजमी साकिब साहब, जो ये कहा जा रहा है कि मखलूत हुकूमत बनने का ही फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, आप इससे कितना अग्री करते हैं? पॉलिसीज़ का टकराव नहीं आ जाता? अभी हम देख रहे हैं PDM के तहत जो फैसले लिए गए मुआशी तौर पर, पीपल्स पार्टी जो उसी हुकूमत का पार्ट थी वो अपने आप को डिस्टेंस करती हुई नज़र आ रही है कि हाँ जी, हमने तो नहीं, हम उसमें शामिल नहीं थे उस तरह से पॉलिसीज़ बनाने में, हमारी वजारतें कम थी, उनकी ज़्यादा थी। ये टकराव फ़ायदेमंद होता है, नुकसानदेह होता है मुल्क के लिए? जाहिर है किसी किस्म का भी टकराव होगा तो रमीन वो तो मुल्क का नुकसान होगा, आवाम का नुकसान होगा। इससे पहले कि मैं इस पे थोड़ा सा यानी और मज़ीद रोशनी डालूं आपके इस सवाल के ऊपर, एक बहस चली हुई है कबूलियत और मकबूलियत की। बिल्कुल। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि हमारे मयार जो हैं अभी तक बने ही नहीं है ठीक तरह से। 75-76 साल हो गए कि अवाम को कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर जो है वो कबूल है, या अवाम में कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी मकबूल है। मैं अपने ज़ाती तौर पे इसमें एक लफ्ज़ की एडिशन करना चाहूँगा, जो कि आइडियली स्पीकिंग जब आप किसी भी मुल्क, और पाकिस्तान जैसे इतने खूबसूरत, प्यारे और वसाइल से भरपूर और इतनी ज़बरदस्त अवाम की जब आप बात करते हैं, तो कबूलियत और मकबूलियत के अलावा भी एक चीज़ होती है, उसको काबिलियत कहते हैं। वाह, आप काइंडली इस लफ्ज को इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि काबिलियत किसकी है। और आपने अब आते हैं आपके इस PDM की और इसकी बात की तरफ। मुझे ये बताइए कि ये 16 माह हमने देखे, हाँ, कि काबिलियत देखी नहीं जा रही, कौन कबूल है, हमारे जहनों में नहीं आता, ये ब्रेन वॉशिंग है, काबिल कौन है उसको देखना चाहिए। ये देखिए ना, तो पहली बात ये हुई कि सियासत का मायार जो है, जो सियासत का मायार है, वो मकबूलियत और काबिलियत पे रखा जा चुका है। ठीक है। एक धड़ा कह रहा है मकबूल, एक धड़ा कह रहा है यानी कि आपने, यानी अगर आप पॉपुलर हैं। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया उसके जवाब में मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे ये बताइए, हमने देख लिया कि एक पार्टी मेजॉरिटी में आती है, हुकूमत चलाती है, लेकिन फिर उसको निकाल दिया जाता है।
हमने ये देखा कि मखलूत हुकूमतें बनती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, वो भी निकल गई। अंडर द सर्कमस्टांसेस एक नया तजुर्बा किया गया कि ये भी पार्टी नहीं, ये भी पार्टी नहीं, एक तीसरी पार्टी आनी चाहिए, और वो शख्स जो इस वक्त घुप अंधेरे में जेल में बैठा हुआ है उसको लाया गया, वो भी नहीं चला। फिर उसके बाद एक नया तजुर्बा किया गया कि चलो ऐसा करते हैं, इन सब को कहते हैं कि इंटरम जो आपका पीरियड है उसमें आप एक मखलूत हुकूमत बना के चलें, लेकिन फिर भी वो भी नहीं चला। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपने इन्हीं सियासतदानों, इन्हीं सियासी पार्टियों में से देखना है कि किस तरीके से, लिहाजा फिर बात इस पे मुंतज हुई कि एक मखलूत हुकूमत, एक कौमी हुकूमत बनाते हैं। तीसरी बात, ठीक है, आपने अगर बनानी है हुकूमत मखलूत या कौमी हुकूमत बनानी है, उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने मकबूल लोग भी ले लिए, आपने जो कबूल लोग हैं वो भी ले लिए। सवाल ये है कि उनका मकसद क्या है। उनका मकसद अगर ये है कि हुकूमत में आना है, तो मैं आपको गारंटी से एक बात कह रहा हूं, अपने दिल पे लिख लीजिएगा कि अगर मकसद सिर्फ हुकूमत करना है, मकसद सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है, तो आपके पास आप 4 आइंस्टाइन बुलवा लीजिए, आप इस मुल्क को ठीक तरह से नहीं चला सकते। मकसद अगर यह है कि हमने इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए चलना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इसकी फॉरेन पॉलिसी, इसके मुआशी प्लान को हमने आगे लेके जाना है, और अवाम की पर कैपिटा इनकम और उनके सेहत के मसाइल और पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना है, और इसके लिए सिंसियरिटी और दयानतदारी से काम करना है। यकीन कीजिए, ये सारे के सारे नाम जो हम ले रहे हैं ना, ये सारी पार्टी, इनमें से आधे लोग इकट्ठे हो जाएं, ये काम हो जाएगा। लेकिन चूंकि मकसद ये है हुकूमत में आना है, वजारतें लेनी है। एक बात यहां करना चाहूंगा, एक टेस्ट देता हूं आपको और वो सारे लोग जो सुन रहे हैं, कि जो भी हुकूमत अभी आएगी, हुकूमत आएगी, अगर आपने सिंसियरिटी और ऑनेस्टी देखनी है, दयानतदारी, ठीक है, उनका मुआशी प्लान ये हो सकता है, फॉरेन पॉलिसी ये हो सकती है, एक काम सिर्फ कर ले वो वजीर आजम जी, और वो ये है कि जब घर से निकले, जब पार्लियामेंट से निकले या किसी मीटिंग से निकले, तो मेरी सड़कों पे रूट ना लगाए। आप यकीन कीजिए, मैं ये जो बात कर रहा हूं ना, ये इस वसूख पे कर रहा हूं कि ये भी नहीं होगा। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप किसी सियासतदान से ये कहें कि आप मिनिस्टर बन गए हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, यार ये जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और किसी गरीब आदमी ने जो है वो किसी जगह पे पहुंचना है, लोगों ने इंटरव्यू देने हैं, लोगों ने अस्पताल जाना है, लोगों ने अपनी नौकरियां देखनी है, वो तो नहीं पूछेंगे उनको क्या लगी हुई है, वो कहेंगे जी देर से क्यों आए हैं। रूट लगाने का सिर्फ इनमें से कोई पार्टी मुझे गारंटी दे दे कि जब हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो सड़कों पे रूट नहीं निकलेगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बात कहां पे मुंतज हुई, कहां पे हमने बॉटम लाइन निकाली कि अगर दयानतदारी सोच में है तो किसी भी किस्म की हुकूमत चलेगी, और अगर दयानतदारी सोच में नहीं है तो मखलूत, कौमी, मेजॉरिटी जो मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं होगा, और ये साइकिल ऐसे का ऐसा चलता रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बताएं कौन सा मॉडल फिर सूट करता है गवर्नमेंट का पाकिस्तान को, मखलूत हुकूमत का, सादा अक्सरियत का, बेसाखियों वाली हुकूमत का? क्या एनालिसिस आपका अब तक की हिस्ट्री अगर हमारी देखी जाए? देखें जी, आपने चूंकि बहुत ही जामिया मौजू का इंतखाब किया है, होप कि मैं वक्त के साथ इंसाफ कर सकूं। जी जी। एक बड़े मशहूर मतलब वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनको समझा जाता है, फिलोसफर भी समझा जाता है, उनको अफलातून कहते हैं, प्लेटो। उनकी एक किताब है बड़ी, मार्कतुल आरा रिपब्लिक, उसमें उन्होंने 156 सियासी निजाम का कंपैरेटिव एनालिसिस किया। अच्छा। इंक्लूडिंग जमहूरियत। अच्छा। ठीक है, तो कभी मौका मिला तो उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन अभी हम बात करते हैं क्या होगा और क्यों होगा। ठीक है जी। तो मैं आपके वसातत से कह देता हूं कि डेफिनेटली 99.99% चांस ये है कि मखलूत हुकूमत ही बनेगी। अच्छा। और उसकी वजूहात जो है वो मकबूलियत, कबूलियत और काबिलियत से बालातर है। उसकी वजूहात आपका पॉलिटिकल सिस्टम और आपका पॉलिटिकल कल्चर है। राइट। और उसकी बुनियादी जो दलील है मेरे आर्गुमेंट के जस्टिफिकेशन में, वो ये है कि देखें, जो जमहूरियत का सफर पाकिस्तान ने अवामी लीग और पीपल्स पार्टी से लेके आज तक तय किया है, 50-52 साल में, उसमें 2 फैक्टर सिर्फ आपके सामने रख देता हूं जिसकी बेसिस पे ये
खाम ख्याली है कि मुस्तकबिल की कोई हुकूमत भी मखलूत नहीं बनेगी। नंबर 1, ठीक है, देखिए पॉलिटिकल सिस्टम को मैं क्विकली 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पीपल्स पार्टी का देखिए अवामी लीग जो थी वो भी एथनिक कार्ड पे ही आई थी, बंगाली सपोर्ट बेस थी, उनके कंसर्न्स, ग्रीवेंसेस और ख्वाहिशात की तर्जुमानी करती थी। उसके जवाब में जब पीपल्स पार्टी बनी तो शुरू में तो ऑब्वियसली उसकी मगरबी पाकिस्तान में सपोर्ट बेस भुट्टो साहब की वजह से थी, लेकिन बुनियादी तौर पे उसका वोट बैंक ट्रेडिशनली 50 साल में रूरल सिंध ही रहा है, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर आप देखें नून लीग जब बनती है तो उसका वोट बैंक जो है वो पंजाब का है, ऐसे ही है। फिर आप देखें कि एमक्यूएम बनती है तो उसका वोट बैंक अर्बन सिंध का है। अच्छा, अब पीटीआई जब मार्ज़े वजूद में आती है तो कोशिश ये की गई कि पंजाब के वोट को, पंजाब और केपीके के अर्बन वोट को कैश किया जाए और नून लीग को, गौर से सुनिए, केपीके और पंजाब की रूरल वोट बैंक तक महदूद कर दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीपल्स पार्टी को किया गया था। गौर से सुनिए मेरी बात जी, ठीक है। लेकिन अब जो इस इलेक्शन में चीज सामने आएगी वो ये आएगी कि जब अब आप अब मेरे इस आर्गुमेंट का कंक्लूजन ये है कि ये तमाम पार्टी का जो मोज़ाइक है, जो गुलदस्ता है पाकिस्तानी सियासी जमातों का, वो तमाम एक स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप को और कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। अर्बन सिंध एमक्यूएम, रूरल सिंध पीपल्स पार्टी, अर्बन जो पंजाब है उसमें जो ऑब्वियसली पीटीआई अगर उसको इलेक्शन की इजाजत मिली तो ऑब्वियसली वो कंटेस्ट करेगी नून लीग के साथ। रूरल में आई थिंक के ज्यादा डोमिनेट करेगी नून लीग। केपीके में जो है असल में स्विंग वोट आपके पास जो है ना, जो इलेक्शन पे असरअंदाज होता है वो सिर्फ 2 है, वो केपीके है और बलोचिस्तान है। वो देखते हैं कि हवा का रुख किधर है, कि कौन पावर में आ रहा है, उसके साथ वो अपॉर्चुनिस्ट के तौर पे फौरन शामिल हो जाते हैं, चाहे वो बाप पार्टी हो, चाहे वो जेयूआई हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे आजाद उम्मीदवार हो। तो हमेशा अब आप इस निजाम को समझें कि इसमें स्विंग वोट अमरीकी सियासी निजाम की तरह सिर्फ केपीके और उसमें है बलूचिस्तान में है, जहां इतनी ज्यादा नहीं है। अलबत्ता मेरे ख्याल में केपीके का जो वोट है वो सबसे प्रैग्मेटिक है, क्योंकि अगर आप 25 साल की तारीख देखें तो उन्होंने हमेशा नॉन परफॉर्मेंस करने वाली पार्टी को रिजेक्ट किया है। तो मैं समझता हूं कि पीटीआई की भी जो परसेप्शन है कि वो काफी पॉपुलर है केपीके में, उसको काफी बड़ा धचका अगले इलेक्शन में लग सकता है। ठीक है, बहुत ही जामे तजिया पेश किया। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला वक्त तक ब्रेक का स्टे विद अस। नाज़रीन, पाकिस्तान के ब्रिक्स ग्रुप के आइंदा साल मेंबर बनने के इम्कानात रोशन हैं। पाकिस्तान ने ब्रिक्स ब्लॉक 2024 में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दे दी है। रूसी मीडिया को इंटरव्यू दिया गया। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली की जानिब से उनका कहना था कि उनका मुल्क रुकनियत के अमल के दौरान रूस की मदद पर एतमाद कर रहा है। 2024 में क्योंकि इस ग्रुप की सदारत रूस के पास है तो रूस और चीन रुकनियत हासिल करने में हमारी मदद करेंगे। पर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इस अहम तंजीम का हिस्सा बनना चाहेगा। इसके नतीजे में पाकिस्तान एक ऐसे ब्लॉक का रुकन बन सकता है जो दुनिया की उभरती हुई अहम मईशतों पर मुश्तमिल है। अब तजियाकार इस पर ये कहते हैं कि जी ब्रिक्स में शमूलियत से पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी मौक़े खुल सकते हैं और सरमायाकारी के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। हमारे तजियाकार क्या कहते हैं, जान लेते हैं। नजमू साकिब साहब, ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म की अहमियत, क्योंकि इलाकाई तंजीमों की रुकनियत बहुत अहम समझी जाती है, पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, और ये आर्ग्यूमेंट भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत पहले इसका रुकन बन जाना चाहिए था। आप अग्री करते हैं? पाकिस्तान को किसी भी ऐसी यानी जो आपका यानी रीजनल अलायंस है उसका रुकन बनने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप जब जाएंगे तो वहाँ से आपको कर्जा मिलेगा वगैरह वगैरह होगा। सबसे पहले ये होता है कि बैनुल अक़वामी जो फ़ैसले होते हैं उसमें आपकी मौजूदगी बड़ी ज़रूरी होती है।
मिसाल के तौर पे फैटफ की बात है तो आपको चाइना का लेना पड़ता है हिसाब किताब, उससे बात करनी पड़ती है, यार हमारी ज़रा बात कर देना। तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी इस किस्म का इंपॉर्टेंट जो आपका फोरम है उसमें आपकी मौजूदगी ज़रूरी है ताकि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो डिफेंड कर सकें। उसके बाद ये है कि आपके जो मुआशी और तजारती मामलात हैं उनको ठीक तरह से पेश करने के लिए बजाय इसके कि आप ऑब्जर्वर स्टेटस लें या बाहर से आप अपनी कुछ स्टेटमेंट दें, अंदर बैठ के बात करें। ताखीर क्यों हुई? सीधी सी बात है, आपके मुल्क का अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखते हैं तो वो किसी मुस्तकिल यानी डगर पे कभी चल ही नहीं सकी। और दूसरी बात ये है कि आपका जो फॉरेन ऑफिस है उसकी सुनता कोई नहीं है। जो एक्सपर्ट लोग हैं जो बैठे हुए हैं वहां पे वो कह के थक गए हैं पिछले कई बरसों से। जो असली चीज़ है ब्रिक्स के बारे में वो यहाँ पे यानी चूंकि वक्त आपका ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, जी। ये शुरू जब हुई थी 2009 में तो इसका मकसद ये था कि IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह के मुकाबले में कोई ऐसी चीज़ें इकट्ठी करें जिसमें कि आपके जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो अपने लिए करे, डॉलर से जो छुटकारा हो। ओवर द पीरियड कुछ 15 इसकी समिट हो चुकी हैं, ये अगस्त में इसकी 15वीं समिट हुई है जनूबी अफ्रीका में। अब ये कि एंटी वेस्ट की बजाय ये है कि ऑल्टर वेस्ट। एंटी वेस्ट की बजाय क्या है? ऑल्टर वेस्ट। कि इस तरह से किया जाए कि आप वेस्ट की जो सैंक्शंस वो लगाते हैं कि अमेरिका ही क्यों सैंक्शन लगाता है, यूरोप ही क्यों सैंक्शन लगाता है, आइंदा आने वाले बरसों में पैरेलल उसके आ जाए। आइंदा आने वाले बरसों में ये एक बहुत अहम और बहुत ज्यादा ताकतवर ग्रुप बनेगा। जरूरी नहीं कि इसके फोरम पे आप जो है वो जंगें लड़ेंगे, लेकिन ये है कि आपको, और एक और बात बता दूं कि इस ब्रिक्स में अब इसका नाम होगा ब्रिक्स प्लस। क्योंकि और भी अब यानी मिस्र आ गया बीच में, इथोपिया आ गया, UAE के ऐसे, पाकिस्तान भी अप्लाई कर दिया, आ जाएगा ब्रिक्स प्लस है ये। अब इसमें से जो इसकी बॉटम लाइन है वो ये है कि इसमें कोई भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री या यूरोप की कोई कंट्री अहल ही नहीं है कि इसमें आ सके। इसका मतलब है कि हमने वो जो बात की कि इसमें ऑल्टर वेस्ट करना है, तो आप ऑल्टर वेस्ट कैसे करेंगे अगर यूरोप का कोई बीच में मुल्क हुआ या अमेरिका खुद आ गया? तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत अहम फोरम है जो अगले 10-12 वर्षों में इस काबिल होगा कि मुकाबला कर सके वेस्ट का और यूरोप का। ठीक है राव खालिद साहब, पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स की रुकनियत क्यों अहम है? देखिए, बड़ी वजाहत से बताया नजम साकिब साहब ने कि वो अहम इसलिए है कि ये जो वेस्ट और ये दूसरी बात हो रही है ग्लोबल नॉर्थ उसको कहते हैं वो, और ये ग्लोबल वेस्ट, ग्लोबल साउथ अब जो है ये बन रहा है। तो ये एक दूसरे के वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। अब ये नई जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनका एक इत्तेहाद होने जा रहा है और यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंबरशिप के हवाले से मैं आपको बताऊं, फरवरी 2023 में उन्होंने कहा था मेंबरशिप के लिए दरख्वास्त दे, 19 ममालिक ने दी। मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो की एज फॉरेन मिनिस्टर जो परफॉर्मेंस जैसी भी रही हो इस मामले में बहुत उन्होंने, मैं कहता हूँ नाकाम साबित हुए हैं वो। अच्छा, हमें उस वक्त हमने क्यों दरख्वास्त दी थी? उन्होंने 6-7 मुल्कों को उस वक्त बुलाया, ईरान, अर्जेंटाइन, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, UAE वगैरह को उधर अपनी कॉन्फ्रेंस में जो अगस्त में साउथ अफ्रीका में हुई है। तो हम क्यों पीछे रहे? हम क्या हम टाइमली सोच नहीं सकते? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी? यकीनन फॉरेन ऑफिस ने फीडबैक दिया होगा, थिंक टैंक्स भी बता रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट फोरम है। और उसमें सबसे बढ़ के हमें जो इम्पोर्टेंट, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो लोकल करेंसी में जब आप करेंगे इन मुल्कों के साथ, तो आपको वो डॉलर की जो नीड होती है, जो हमारा बैलेंस होता है सारा, उसका मसला आता है, फिजिकल बैलेंस का हमें जो मसला आता है, बाकी जो प्रॉब्लम आते हैं डॉलर की वजह से। तो ये डी डॉलराइजेशन का एक प्रोजेक्ट भी इसको समझा जाता है। फिर जैसे नजम साकिब साहब ने कहा, उसके बाद ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, अमेरिका जिस पे कह लें कि उसकी इजारादारी है एक तरह से, किसी कन्फ्लिक्ट के बारे में फैसला करना, उसमें शामिल होना, निकलना, उसको शुरू करना, बंद करना, तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये अब सूडान की कन्फ्लिक्ट पे इस पर डिस्कशन हुई। तो ये उन कन्फ्लिक्ट्स को भी एड्रेस कर रहे हैं। हम कश्मीर में जैसे हम जिस तरह फंसे हुए हैं उसके लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है। फिर यकीनन तजारत के हवाले से, बाहमी ताल्लुकात के हवाले से, आपके रीजन में आपकी जो है उस इम्पोर्टेंस के हवाले से बहुत अहम है। और तीसरी सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़, भारत की हमेशा कोशिश ये रही है कि ऐसे किसी फोरम में जो चीन या रूस के ज़्यादा करीबी ममालिक ना आए, वो अपनी डोमिनेंस उसमें बढ़ाने की कोशिश करे। तो पाकिस्तान के शामिल होने से, ये ऐसे मुल्क, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के शामिल होने से भारत की डोमिनेंस भी उस तरह से सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या भारत की ब्लॉक में मौजूदगी पाकिस्तान के शामिल होने में कोई रुकावट बन सकती है?
जी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और मैं क्विकली, जो आपके पास टाइम कम है, 1 मिनट में सिर्फ ये 4-5 इसके अहम तरीन मौजूद आपसे बता देता हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर में, आलमी निज़ाम में जो ताकत और वसाइल की जो तरतीब है उसमें तब्दीली आ रही है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फोरम है ना, जो कि यूनिपोलर जो अमेरिका की बालादस्ती है आलमी माशी निज़ाम पे, उसको चैलेंज कर रहा है और आगे जाने वाले दिनों में मजीद करेगा, वो ब्रिक्स होगा। जिस तरह भी राव साहब ने भी कहा कि 10-15 ममालिक और भी चाहते हैं इसका हिस्सा बनने के लिए, और उसका बुनियादी मकसद ही ये है कि मगरिब के जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंट्रोल है IMF वर्ल्ड बैंक का, उनकी जो इकोनॉमिक कोर्शन है, उससे एक हेजिंग स्ट्रेटजी की जाए, एक ऑल्टरनेटिव ब्लॉक, एक इकोनॉमिक ऐसा बने दुनिया का जो कि डॉलर से हट के ट्रेड करे आलमी मईशत में, जिसकी वजह से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज ये होगा कि अमेरिका चूंकि सबसे बड़ी तिजारती मंडी है, अमेरिका का असर IMF वर्ल्ड बैंक में बहुत ज्यादा है, तो उसको हम ब्रिक्स में अगर शामिल हो भी जाते हैं, जिसका बुनियादी मकसद जो है वो डॉलर के अलावा अल्टरनेटिव करेंसीज में ट्रेड बायलैटरल लेवल पे करना है, इन दोनों को हम बैलेंस कैसे कर सकेंगे, ये आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंज होगा। अलबत्ता जाती तौर पे पिछले 6 माह से पुराने वजीर खारजा को भी, मौजूदा को भी मैं मुसलसल ये कहता रहा हूं कि ब्रिक्स में हमें डेफिनेटली शामिल होना चाहिए, ताकि हम तमाम अपने एग्स जो हैं, तमाम अंडे एक टोकरी में, अमेरिकी टोकरी में ना रखें। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑल्टरनेटिव मौजूद होना जरूरी है, पैरेलल पावर का मौजूद होना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।